दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस टाइम में। जैसा कि सभी को पता है कि पेट 2023 की जो परीक्षाएं 28 और 29 अक्टूबर को होनी थी, वो पूर्णतः संपन्न हुई हैं। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से पेट 2023 का जो 29 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ है, उसके जीएस पोर्शन का विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कि क्वेश्चन के आंसर क्या थे। जिन भी अभ्यर्थियों के पेपर 29 की सेकेंड शिफ्ट में हुआ हो, अपनी बुकलेट निकाल लें। और अन्य अभ्यर्थी जो इस चैनल में वीडियो देख रहे हैं, वो ये देखें कि पेट का पेपर का लेवल इस बार कैसा था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जीएस का कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने बाल देखभाल संस्थानों के वास्तविक समय की निगरानी को निर्बाध निरीक्षण के लिए निम्नलिखित कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है। तो इसका आंसर होगा मासी। इसका आंसर क्या होगा? मासी। सेकंड क्वेश्चन कि हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस राज्य के देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, डिकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा के सहयोग को बढ़ाने तथा पार्टियों के यूएनएफसीसी सम्मेलन के 28वें सत्र के सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो इसका आंसर होगा यूएई। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यूएई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस संस्था ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 समारोह के तीसरे सत्र के साथ साथ भारतीय सांकेतिक भाषा में जो NIOS के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर होगा एनसीईआरटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में किसकी हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो प्राकृतिक ऊर्जा। इसका आंसर क्या होगा? प्राकृतिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम DBT लॉन्च किया है। देखिए, आप ये क्वेश्चन बड़ा डीप रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं प्रशिक्षुता जो अप्रेंटिसशिप है वो शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन कि गुइलेन बैरी सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। तो दक्षिण अमेरिकी देश है पेरू। इसका आंसर क्या होगा? पेरू। भारत में निम्नलिखित में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को की एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। तो महाराष्ट्र का है बायकुला। ये क्या है? बायकुला रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखें तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, ये महाराष्ट्र जो पश्चिमी घाट है उसका सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो है, निम्नलिखित लोकप्रिय पहाड़ी किले के नाम बताइए जिसे द ईगल्स नेस्ट कहा जाता है। तो ये आपका है तोरणा किला। इस किसका नाम क्या है? तोरणा किला। अगला क्वेश्चन देखें तो हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया जो हैं, उन्होंने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उड़ान योजना के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा है। देखिए, इस बार का पेपर बड़ा ही टफ रहा है, लेकिन क्वेश्चन को हल करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से आप देखें तो ये जो उत्केला हवाई अड्डा है, ये स्पेशली जो है उत्कल शब्द से बना है, और हम सभी जानते हैं कि उत्कल जो है वो उड़ीसा का पुराना नाम है। तो इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा। संयुक्त राज्य अमेरिका निम्नलिखित में से किस राज्य को अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। तो अमेरिका में अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह जॉर्जिया राज्य जो है उसने घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखें तो हाल ही में निम्नलिखित में किस देश ने घोस्ट शार्क नाम का एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वारफेयर वाहन को डिजाइन एवं निर्माण किया है। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखें तो घोड़े के नाल के आकार का पातालकोट घाटी, इसमें पूछा गया कि पातालकोट घाटी के जो रमणीय दृश्य है तामिया हिल, तो तामिया हिल स्टेशन है वो कहाँ है? तो वो आपको मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार बना है। तो हम सभी जानते हैं कि 1992। इसका सही आंसर होगा 1992। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र एवं वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। इस पुरस्कार में नगद राशि कितनी है? तो इसका आंसर होगा 15 लाख। इसका आंसर क्या होगा? 15 लाख। नीतिसार जो है, इसमें पूछा गया कि नीतिसार के लेखक कौन है। पूछा गया कि नीतिसार जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा कामांदक। इसका आंसर क्या होगा? कामांदक। अगला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। तो आप इसका आंसर मानेंगे 13 अक्टूबर। इसका आंसर क्या होगा? 13 अक्टूबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो ये राजधानी से संबंधित था। तो
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश हैं उनकी राजधानियाँ। तो जाम्बिया की राजधानी हम सभी जानते हैं, जाम्बिया की राजधानी होती है लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। क्यूबा की राजधानी, तो क्यूबा की राजधानी होगी हवाना। रवांडा की राजधानी किगाली। और बहरीन की राजधानी मनामा। आप एलिगेशन पद्धति जो है उससे एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो छोटी चिता, देखिए बड़ा है अजीब नाम देखने को सुनने को मिल रहा है कि छोटी चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने वाली जो सफ़ेद कला है यह भारत के किस राज्य में है। तो देखिए ऐसे बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो बड़ा ही डीप क्वेश्चन रहा है। यूपीपीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिले हैं। उड़ीसा इसका आंसर होगा। ठीक है। भारत के महान त्रिकोणमिति सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 में मद्रास में शुरू हुआ था। मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। अगला क्वेश्चन देखें तो जो अगला क्वेश्चन था वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डीबीओटी डिजाइन निर्माण संचालन एवं हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है। देखिए ये 2011 का क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा, स्पोर्ट हब तिरुवनंतपुरम। इसका आंसर होगा स्पोर्ट हब तिरुवनंतपुरम। इसके बाद ये हिंदी का पैराग्राफ था तो हम इसके केवल आंसर बता देंगे कि न 3 में न 13 में, तो ये मुहावरा है कि किसी में भी गिनती न होना। इसमें क्या आंसर होगा, किसी में भी गिनती न होना। भर्त्सना क्या होती है, ये निंदा होता है, तिरस्कार होता है। लेखक की परेशानी का कारण क्या है, तो पैराग्राफ में लेखक जो है वो क्यों परेशान था कि लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया है। तो ये आपके पैराग्राफ से रिलेटेड था। पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे कि भविष्य इसे उसी तरह देखेंगे आपकी भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया था। क्यों, क्योंकि इन्होंने द्रौपदी के भयंकर जो अपमान था उसको शांत होकर देखा था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए। भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया, तो वही क्वेश्चन कि कौरवों ने सभा में जो भीष्म ने द्रौपदी के भयंकर अपमान को देखकर भी मौन धारण किया था, तो इसके कारण जो है इन्हें इतिहास कभी जो है माफ नहीं करेगा। लेखक किस यथार्थ बोध से राहत मिली, तो इसमें आप लास्ट लाइन में देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि मैं भीष्म नहीं हूँ। ठीक है, तो लेखक को ये बोध होता है कि वह भीष्म नहीं थे, वो भीष्म नहीं थे। उनकी अवस्था में ज्ञान में प्रतिभा में बहुत से लोग ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं। उन्हें भविष्य नामक महादुरंत जंतु से डरना चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी। अगला पैराग्राफ भारी भरकम पैराग्राफ दिया है इस बार आयोग ने। तो इसका अगला क्वेश्चन जो था वो क्या है कि राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि इसका जो किसी भी चीज़ को संज्ञा और विशेषण पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको किसी शब्द के साथ लगा कर देखिए। जैसे विशेषण है, विशेषण जैसे सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक विरासत, तो क्या होगा, सांस्कृतिक आपका विशेषण होगा। राष्ट्र के आगे विशेषण लगाइए, तो जैसे मेरा राष्ट्र, तो राष्ट्र क्या हुआ, संज्ञा होगी। सांस्कृतिक संज्ञा नहीं है क्योंकि संस्कृति संज्ञा होती है, तो सांस्कृतिक विरासत, तो सांस्कृतिक विशेषण होगा। विरासत क्या है, संज्ञा। ठीक है, क्योंकि विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो जिनके द्वारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें संज्ञा और सर्वनाम कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्र यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा, सांस्कृतिक विशेषण होगा और विरासत संज्ञा होगा। इस प्रकार इसका आंसर होगा डी। अंतर्विरोध क्या होगा, तो अंतर्विरोध तो आप जानते हैं अंतः विरोध, तो आंसर क्या होगा, विसर्ग संधि। व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है, तो जब व्यक्ति धर्म जाति और कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है, तो क्या होता है, तो उसकी जो पैराग्राफ के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है, तो हम धर्म और जाति को भुलाकर, मतभेदों को भुलाकर सुयोग्य तथा कर्मठ व्यक्ति को मत दें। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलन का क्या परिणाम है, तो इसका आंसर होगा कि आपसी घृणा तथा विद्वेष पैदा कर देने वाले राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक बढ़ाने में जो मदद मिलती है। इसका आंसर होगा सी।
इस प्रकार पैराग्राफ जो 2 पैराग्राफ पूछे गए थे उसके आंसर कंप्लीट हुए। ये आपका जो है मैथ का पोर्शन था जो डीआई वगैरह पूछी गई थी। इसके बाद अगला जो जीएस का क्वेश्चन था वो था अकबरनामा। देखिए हम सभी जानते हैं कि अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखी गई है और ये 3 भागों में है। तो यही पूछा गया था आईने अकबरी जो है, आईने अकबरी जो है वो कौन सा भाग है, किस नाम से जानी जाती है? तो तीसरा जो अकबरनामा का तीसरा भाग है वो आईने अकबरी है और इसमें अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के विषय में जानकारी मिली है। आपको पता है कि पहला और दूसरा भाग जो है अकबर के व्यक्तिगत जीवन के विषय में बताता है और तीसरा भाग जो है आईने अकबरी वो प्रशासनिक और साम्राज्य के विषय में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल को हाकरा मृतभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों में पहले की बसावट की विशेषता है? देखिए क्वेश्चन एक संभावित जो आंसर लगाया गया है वो कालीबंगा हो सकता है, लेकिन इसका आंसर भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। अभी इसका आंसर किसी भी बुक में मिला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? देखिए इसको क्वेश्चन को आप समझ भी सकते हैं और उसके साथ विकल्प जो है उनको काट कर भी इसका आंसर निकाला जाता है। जैसे लुम्बिनी, लुम्बिनी क्या है? यहाँ पर तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो ये आंसर नहीं होगा। सारनाथ तो बाद में है, जब ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद वो सारनाथ गए, उन्होंने पहला उपदेश दिया था, ये भी नहीं आंसर। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, ये लास्ट का है। लेकिन ये जो है डुंगेश्वरी जो गुफा है इसका आंसर यही होगा। जो डुंगेश्वरी गुफा है इसमें गौतम बुद्ध अपने 5 शिष्यों के साथ जो है 6 सालों तक ध्यान किया था। उसके बाद ये जो है गौतम बुद्ध को अंतिम अनुभूति बोध गया में प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सिद्धार्थ की पहली राजधानी थी? हमको आपने पढ़ा होगा कि सिद्धार्थ की पहली राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर से इन्होंने अपनी राजधानी जो है कन्नौज स्थानांतरित की थी। पेट के हर पेपर में सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन बने हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1844 में मोइरांग, ये इंपॉर्टेंट है कि मोइरांग कहाँ पे है? मोइरांग मणिपुर का एक जगह है। तो वही पूछा गया कि मोइरांग में INA ने ध्वज फहराया था, वह अब किस शहर केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। इसका आंसर क्या होगा? मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी, जिसने भी ये पढ़ा होगा बंटवाल नदी का किसका दूसरा नाम है तो वो इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो इसका होगा नेत्रावती जो नदी है वो बंटवाल नदी के नाम से जानी जाती है और कर्नाटक के दक्षिण में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एडेड में भी पूछा गया है, एडेड जूनियर में पूछा गया है और PCS 2018 में भी पूछा गया है कि 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को एक चेरी बताया था? उन्होंने कहा था कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगी वो अवध के लिए कहा गया था। ये डलहौजी का शब्द था कि अवध एक चेरी के समान है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अवध। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालय ने कब इस्तीफा दिया? तो इसका आंसर होगा 1939। आप सभी जानते हैं कि 1937 में 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुए। 28 महीनों के बाद भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसके मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया। तो 1939। ये क्वेश्चन देखिए 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था वो भारत भेजा गया था किसके नेतृत्व में? तो इसका आंसर होगा सर स्टूफर्ड क्रिप्स। आप देखिए इसका आप विकल्प के आधार पर इसके आंसर दे सकते हैं। आपको पता है कि रिपन कब है? 1882 है, 1942 से कोई मतलब नहीं है। माउंट बेटन साहब 1947 में आए थे, इनका यहाँ से कोई मतलब नहीं है। लिनलिथगो इस समय गवर्नर जनरल थे और 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, अप्रैल 1942 में। ठीक है, और हम सभी जानते हैं क्रिप्स मिशन के बाद ही जो है कांग्रेस और गांधी के बीच में जो समझौता हुआ, इसी के परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन, जब इससे असहमत हुए गांधी जी तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो देखेंगे कि ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहा है, बड़ा डीप क्वेश्चन रहा है कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों के नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। यह साम्राज्य निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो आपने एक पढ़ा होगा 1920 में आया था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो था ऑटोमन साम्राज्य जो था तुर्की साम्राज्य के विनाश जो ब्रिटिश
कालीन जो सत्ता थी उसने तुर्की साम्राज्य के सत्ता को समाप्त करने की कोशिश की थी, तो उसी के विरोध में चलाया गया था। तो ऑटोमन साम्राज्य, इसका आंसर क्या होगा? ऑटोमन साम्राज्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग प्रसिद्ध किस अधिनियम या पैक्ट के माध्यम से भारत अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष में एक साथ आए थे? क्वेश्चन पूछने का मतलब था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग किस सम्मेलन में, किस पैक्ट में एक साथ आए थे? तो 1916, आप सभी जानते हैं 1916 का जो पैक्ट था, जो सम्मेलन था, उसमें लखनऊ सम्मेलन, उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन देखें, कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर संभाव जलभृत, इसका आंसर क्या होगा? जलभृत। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मिलाम ग्लेशियर जो है हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में भारत की समय संरक्षक टाइम कीपर अर्थात भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? तो इसका आंसर होगा CSIR NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारत का थार मरुस्थल, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये तो काफी चर्चित क्वेश्चन है कि भारत का थार मरुस्थल जो है विश्व की सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 83 वर्ग व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। और कौन सा ऐसा मरुस्थल है जिसमें जनसंख्या सबसे विरल है? तो आपका सहारा मरुस्थल है। ठीक है, सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा है, सभी जानते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है। ठीक है, सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? सबसे ठंडा बड़ा मरुस्थल तो गोबी का मरुस्थल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या हैं जिन्हें चमत्कारी बीज कहा जाता है? तो यह हाई यील्ड वेरिएशन कहा जाता है, मतलब डी आंसर होगा, उच्च उपज वाली किस्म। ठीक है, हाई यील्ड वेरिएशन। अगला क्वेश्चन देखें, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 को GST मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा करने के लिए, देखिए ये जो अभी एक अधिनियम आया था 1 दिसंबर 2022 को, GST से रिलेटेड था, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर होगा CCI का मतलब भारतीय स्पर्धा आयोग। और 29 अक्टूबर की जो पहली शिफ्ट में सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि GST किस समिति की सिफारिश पे आई थी? तो काका कैलेकर की समिति के सिफारिश पे GST को लाया गया था। और GST जो है 101वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में निम्नलिखित किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन के अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श के स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? तो जानते हैं सबसे बड़ी संस्था बैंकों की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो आप सभी पंचवर्षीय योजना जैसा कि टॉपिक था पेट का, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो सभी जानते हैं 7 से 12 जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 12 से 17 के बीच में 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, लेकिन जो है 1 जनवरी 2015 को जो पंचायती ये आपका जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो समाप्त कर दी गई थी। और ठीक है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2007 से 2012 के बीच में। ठीक है, आप जानते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन का कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई थी उसमें औद्योगिक सुधार था, भुगतान संतुलन का समायोजन था और राजकोषीय सुधार था। LPG जो व्यवस्था आई थी उसके तहत औद्योगिक सुधार, भुगतान संतुलन और राजकोषीय सुधार था, कर सुधार नहीं था। आप कर सुधार में राजा चलैया समिति के विषय में जान सकते हैं। उसके बाद जो है GST रणनीति आई, तो इस हिसाब से जो है इसका आंसर बी, इसका आंसर बी, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, तो अब देखिए राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन थे कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? देखिए आप ऐसे जान सकते हैं प्रधानमंत्री के कर्तव्य आर्टिकल नंबर जो है 78 में, और इसके बाद जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य हो आर्टिकल नंबर 167 में, 170 में क्या है? 170 में, 170 में है विधानसभा, 169 में विधान परिषद, 162 में, 165 में महाधिवक्ता, 165 में क्या है?
महाधिवक्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था निम्नलिखित में किसने पेश किया था? तो आप सभी जानते हैं तीसरी जो बैठक हुई थी, पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? जिसमें बताया गया 20 और 21। ठीक है, 19 स्वतः समाप्त हो जाता है आर्टिकल नंबर 358 के तहत, और 359 में बताया गया कि 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते, निलंबित आपातकाल के दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो 359 आर्टिकल नंबर 359 में कहा गया कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में किसका परिणाम था? तो जो मैकडोनाल्ड अवार्ड आया था वो 1932 में आया था। कब आया था? 1932 में। और हम सभी जानते हैं कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो 1931 का था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 का था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 का था, और भारत सरकार अधिनियम 1919 जो ये आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो पैक्ट था, पूना पैक्ट 1932 था। तो इससे पहले जो है ये जो परिणाम था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का था। इसका आंसर क्या होगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में किस सिद्धांत का कार्य करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, बेहतरीन क्वेश्चन था। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है लैक्टोमीटर दूध की श्यानता नापने का काम आता है। ठीक है, और लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार की अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति? इसका होगा एम एल सिंघवी। एम एल सिंघवी आप जानते हैं कि कब आया था एम एल सिंघवी? 1986। ठीक है, और पंचायतों को जो संवैधानिक अधिकार दिलाने की भी बात एम एल सिंघवी समिति में की गई थी। हालांकि इसे माना गया था थुंगन समिति 1989 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में किस धातु का लेप लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा टेप। आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2, ये साइंस के क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखें, ये आप मैथ शुरू हो गया है, मैथ में देखेंगे देसी घी, मैं इसके आंसर बताते जाऊंगा क्योंकि आंसर अगर हल कराया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो केवल आंसर बताएंगे, आप मैच करा सकते हैं। देसी घी की कीमत 25% वृद्धि की गई, तो देसी घी की खपत को अगर जो कितना कम करना चाहिए कि खर्च ना बढ़े? तो इसका आंसर होगा 20%। अगला क्वेश्चन कि ये आपका सरलीकरण था, इकाई अंक पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा 0। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0। ये फिर साइंस का क्वेश्चन आया कि फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL जो होता है उसमें किस धातु का वाष्प लगाया जाता है जो विषैला होता है? तो पारद। इसका आंसर क्या होगा? मरकरी। इसका आंसर होगा पारद। स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस चीज को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप। स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है, स्पेक्ट्रोमैनोमीटर होता है, रक्तचाप मापने का काम आता है। ठीक है, साइंस का अगला क्वेश्चन है, इसका कैलकुलेशन है, देखिए साधारण सा कैलकुलेशन है। इसका आंसर होगा 810। इसका आंसर क्या होगा? 810। अगला क्वेश्चन देखिए साइंस का, इसका आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 3465। देखिए ये हिंदी का क्वेश्चन है, मुहावरा है, सॉरी। चांदी का जूता मारना मतलब होता है रिश्वत देना। चांदी का जूता मारना मतलब रिश्वत देना। देखिए ये वीडियो 2018 का जो एग्जाम हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय आत्मा, वहीं से रिपीटेड किया गया है कि भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। इसका आंसर क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी। उर्मिलेश का संधि विच्छेद क्या होगा? उर्मिला धन ईश। ठीक है, देख रहे हैं ना, उर्मिला धन ईश, गुण संधि। निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? देखिए इसका जो आपका वासर है वो दिन का होता है। ठीक है, तो विशिख तीर इशु जो होता है ये सही है। कैवल्य निर्माण अपवर्ग जो है वो भी सही है। अस्म पत्थर और शिला वो भी सही है। लेकिन जो निशीथ मध्यरात्रि और वासर है ये वासर दिन का होता है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर लिखा है स्वपच और स्वपच, मतलब ये श्रुति समभिन्नार्थक शब्द हैं, इसमें आपका डी आंसर होगा। ठीक है, थाती जो होता है उसका मतलब होता है धरोहर। ठीक है, ये जो थाती है इसका मतलब होता है धरोहर, और थाती का मतलब होता है स्थिरता। उल्टा लिखा गया है, इसलिए इसका आंसर जो है, इसमें पूछा गया ना अर्थभेद नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। देखिए इस प्रकार हमने आपके जो GS के सारे क्वेश्चन हल करा दिए हैं, तो आप अपने मैच करा सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके GS के कितने क्वेश्चन सही निकले। धन्यवाद।